आसमान में पूरा चांद चमक रहा है, पर उसके बावजूद जंगल में और मैदान में अजीब सी ठंडक और डर फैला हुआ है। मजदूर लोहे की पटरियों से दूर एक खाली मैदान में इकट्ठा थे। उनके पास कुल्हाड़ियाँ थी और फावड़े थे, जैसे किसी बड़े काम के लिए निकले हों। सबके चेहरों पर डर और जिज्ञासा थी। बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में ऐसा तेज जैसे सदियों की कहानी उसने अपनी आंखों से देखी हो। वो सबका दादा ठाकुर था। दादा ठाकुर धीरे धीरे बीड़ी सुलगा रहा था। पास बैठे एक नौजवान ने कहा, दादा ठाकुर, आपने कल रात की कहानी बीच में ही छोड़ दी। बताइए ना, फिर आगे क्या हुआ? रानी शर्मिष्ठा की शादी तो हो गई भीषण राय से, लेकिन बाद में ये लोग छुप छुप के मंदिर की तरफ क्यों जा रहे थे? दादा ठाकुर ने लंबा कश लिया और धीमे स्वर में बोला, तुमने ये तो सुन लिया कि रानी की शादी राजा से हो गई, पर ये सोचा कि अचानक राजा भीषण राय से ही शादी क्यों हुई? रानी के पिता को कैसे पता चला उनके बारे में? और ये सब अचानक से तैयार कैसे हो गए? हाँ दादा ठाकुर, ये तो हमने सोचा ही नहीं, कैसे हुआ ये सब? और अचानक भीषण राय से ही शादी कैसे हुई रानी की? बताता हूँ, पर इसका महत्व जानने के लिए तुम्हें कुछ और भी जानना होगा। भीषण राय के पिता नरसिंह राय थे। वो भीषण राय से भी ज़्यादा प्रतापी थे, लेकिन उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था, और बहुत ज़्यादा। बस एक यही खराबी थी उनमें, और शौक था शिकार खेलने का। अक्सर अपने राज्य के कोने कोने तक जाते थे शिकार खेलने के लिए, और कभी कभी तो अन्य राज्य भी पहुंच जाते थे शिकार की तलाश में। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। शिकार के लिए वो अपने सैनिकों और मंत्री के साथ निकल पड़े। जब अपने राज्य में अच्छा शिकार नहीं मिला तो उन्होंने दूर के राज्य जाने का निश्चय किया, और इसी तरह से वो रानी के राज्य में पहुंच गए। रात को अपने शिविर में आराम कर रहे थे। उनके 2 सिपाही आगे पहरा दे रहे थे। रात अंधेरी थी, सब ओर सन्नाटा। पर तभी कुछ देर में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसी गांव का एक चोर ना जाने कैसे वहां पहुंच गया, और हिम्मत तो देखो उसकी। उसने राजा का ताज चुराने का फैसला किया। वो ताज लेके लगभग निकल ही गया था कि अचानक से राजा की नींद खुल गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सिपाहियों, सिपाहियों, पकड़ लो इसे! राजा ने उस चोर को पकड़ लिया, पर चोरी की सजा उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ी। इसने हमारा मुकुट चुराने की कोशिश की है, इसकी सजा मिलेगी इसे। इसके दोनों हाथ काट दो, और जब ये दर्द से कराह के थक जाए तब इसकी जान ले लो। सैनिकों ने थोड़ा सोचा, पर राजा को हुक्म नहीं डाल सकते थे, और फिर वो लोग उसे खंडहर के पीछे लेके गए, और जैसा राजा ने कहा था वैसा ही किया। पर उस चोर के चेहरे पे दर्द नहीं था, डर नहीं था। वो एक अजीब सी हंसी हंसते जा रहा था, और फिर उन्होंने उस चोर को वहीं दफना दिया। वो खंडहर वही मंदिर था जहां रानी रुकी थी। अरे बाप रे, फिर आगे क्या हुआ? समय बीता। अब राज्य का राजा भीषण राय और उसका मंत्री अर्कानंद बसु था। अर्कानंद बसु के पिता भी पिछले राजा के मंत्री ही थे। उन्होंने सब कुछ अपने बेटे को बता दिया था उस घटना के बारे में। पर भीषण राय की विवाह की उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन अर्कानंद ने राजा से कहा, महाराज, अब आप विवाह कर लीजिए। राज्य को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। बात तो तुम सही कह रहे हो मित्र, लेकिन हमारे न पिता जीवित है न माता। अब कहाँ हम जाके विवाह के लिए लड़की ढूंढने जाएं? मुश्किल है। उसकी चिंता आप मत कीजिए महाराज, मैं हूं ना उसके लिए। मैं आपके और राज्य के योग्य महारानी की खोज करूंगा। फिर उसके बाद अर्कानंद बसु रानी की खोज में लग गया। कुछ दिनों के बाद उसे कुंडी रियासत और वहां की राजकुमारी के बारे में पता चला।
फिर कुछ समय बाद ही वो कुंडी के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे वो कुंडी रियासत पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो उसी रास्ते पे जा रहे थे जहां वो मंदिर था और जहां भीषण राय के पिता ने उस चोर को सजा दी थी। मंत्री को उस जगह के बारे में पता था। जब वो वहां से गुजर रहे थे तो अचानक से घोड़ा वहीं रुक गया और फिर एक भयानक हंसी सुनाई दी। पर मंत्री ने हिम्मत से काम लिया और आगे की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे वो मधुसूदन दास के पास पहुंचा और मंत्री ने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया। भीषण राय की ख्याति तो हमने भी सुन रखी है और हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए। हम हमारी पुत्री से भी विचार करना चाहते हैं। जी जरूर महाराज, जैसे ही और जो भी आपका निर्णय हो हमें जरूर बताइए और किसी भी बात का संकोच मत कीजिएगा। ऐसा कह के मंत्री फिर उसी रास्ते पे वापस लौटने लगा। अब शाम हो चुकी थी, पर इस बार वो मंदिर के पास एकदम नहीं रुका और आगे निकल पड़ा। पर उस पर किसी और की नजर पड़ गई थी और वो जान चुका था कि मंत्री के वहां आने का कारण क्या था। एक भयानक हंसी उस जंगल में गूंज पड़ी। फिर आगे क्या हुआ दादा ठाकुर? शर्मिष्ठा मधुपुर आ चुकी थी। महल में खूब शहनाई, नगारे और त्योहार से स्वागत हुआ। भीषण राय बहुत खुश थे। उन्हें लगा उनका जीवन का खालीपन अब भर गया है, लेकिन शर्मिष्ठा की आंखों में वही डर था। वो खिड़की पे घंटों अकेली बैठी रहती, कभी हवा में झांक, कभी आईने में खुद से बातें करती। भीषण राय ने कई बार पूछा, क्या हुआ रानी, खुश क्यों नहीं हो आप? पर शर्मिष्ठा चुप रहती। इधर मंत्री अर्कानंद बसु सिर्फ राजकाज संभालने वाला इंसान नहीं था। उसे पता था कि राज परिवार पे क्या मुसीबत आ सकती है। उसके पिता ने कहा था उसे, उस मंदिर के पीछे जो शक्ति कैद है वो इंसान की नहीं है। अगर कभी वो शापित आत्मा जागेगी तो वो सीधा राज परिवार पर जाएगी। अर्कानंद जानता था कि वही आत्मा आज भी भटक रही है। अर्कानंद को रानी के गुमसुम और खोए खोए रहने का भी पता चला और ये भी पता चला कि रानी अकेले में डर उठती है और रात को अंधेरों में भटकने लगती है महल में। उसे इस बात का एहसास था। उसने कई बार महाराज को चेताया। उसने बताया कि हो सकता है कि रानी के पीछे वही साया हो, लेकिन भीषण राय ने हंस के टाल दिया। मैंने युद्ध जीत के ये राज जीता है, अब मैं किसी साये से डरने जाऊं? राजा की बात सुन के अर्कानंद भी शांत हो गया। शादी के 3 महीने बाद अमावस्या की रात आई। आधी रात को रानी के कमरे से चीख सुनाई दी। सैनिक दौड़े दौड़े गए। राजा भी पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था। भीषण राय ने जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया, पर अंदर का दृश्य देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए। शर्मिष्ठा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा बिल्कुल सफेद सा हो गया था और उसके चारों तरफ काले धुएं जैसा साया घूम रहा था। राजा ने तलवार खींची और दहाड़े, कौन है, सामने आ। अचानक ठंडी हवा चली, दिए बुझ गए, कमरा अंधेरे में डूब गया और वो साया गायब हो गया। शर्मिष्ठा जमीन पर गिर पड़ी। उस दिन से रानी बदलने लगी। कभी हंसते हंसते अचानक से रो पड़ती, कभी रात में महल के गलियारों में घूमती, कभी आईने से बात करती। सब कहते थे रानी पे प्रेत का साया है। उस रात के बाद राजा भी सतर्क हो गया था। उसने एक साधु को बुलाया। साधु ने रानी पे कुछ मंत्र पढ़े और पूजा की। उस दिन के बाद से रानी के व्यवहार में थोड़ा सुधार हुआ, पर अब भी उसे दूर दूर पे कभी कभी वो आत्मा दिखाई देती थी। वो साया दिखाई देता था, हंसते हुए, जैसे बस वो एक मौके की तलाश में हो। कुछ साल के बाद रानी ने बेटे को जन्म दिया, अधिराज। राजा बहुत खुश थे, लेकिन जन्म के समय ही कमरे में अजीब सी बातें हुई। बच्चा पैदा होते ही सारे दिए बुझ गए और बच्चे ने रोने के बजाय हल्की सी हंसी निकाली। दाई घबरा गई, लेकिन शर्मिष्ठा मुस्कुराई और बोली, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। धीरे धीरे अधिराज बड़ा होने लगा, लेकिन उसके साथ भी अजीब घटनाएं जुड़ी रही। वो अक्सर अकेला खेलते खेलते दीवार से बातें करता।
कभी कमरे में उसकी 2 परछाइयां नजर आती। राजा को इस बात का पता चला। उसे अपने बेटे की चिंता थी। उसने फिर से उस साधु को बुलाया। साधु ने फिर से मंत्र पढ़ एक माला अधिराज के गले में डाल दी और उसे हमेशा पहने रखने को कहा। अधिराज कुछ ठीक हुआ, पर अभी भी उसे बहुत दूर पे कोई दिखाई देता था। कभी कभी वो रात को उठ के कहता, माँ, वो कहता है मैं उसका हूं, वो मुझे ले जाएगा। राजा बेचैन हो गए। पंडित, साधु, तांत्रिक सब बुलाए गए। सबने कहा, बच्चे पे प्रेत का साया है, शायद ये वही साया है जो रानी के पीछे है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन अधिराज महल के पास तालाब में खेल रहा था। सैनिक और दासियां नजर रखे हुए थे उस पे। पानी में खेलते खेलते शायद उसकी माला पानी में गिर गई। अगले ही पल अधिराज पानी में समा गया। जब लाश निकली तो होठों पे हल्की मुस्कान थी, जैसे वो मौत से डर के नहीं, खुशी से गया हो। अधिराज की मौत के बाद रानी बिल्कुल टूट गई। वो रात रात भर रोती रहती। कभी महल की दीवारों से बातें करती, कभी अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती। एक रात महाराज ने उसे आईने के सामने देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो बुदबुदा रही थी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा राजवंश में, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। इतना कह के रानी बेहोश हो गई। राजा बहुत घबरा गए। अगले दिन उन्होंने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री समझ गया कि इसका जवाब रानी के राज्य में जाके ही मिलेगा। अगले दिन ही मंत्री रानी के राज्य की ओर चल पड़ा। वहां जाके उसने राजा को सब बात बताई। मतलब इतने सालों के बाद भी वो साया मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। फिर राजा ने सारी बात बताई मंत्री को, और ये भी बताया कि वो साया रानी के पीछे कहाँ से पड़ा था। अलकानंद सब समझ गया। वो वहां से तुरंत अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। वो राजा को बताना चाहता था कि क्या वजह थी सबकी, पर जब तक वो वापस लौटा महल में मातम सा छाया था। रानी की लाश महल में पड़ी हुई मिली थी। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, पर लोगों को अंदेशा था कि शायद क्या हुआ होगा। राजा ने फिर से एक अघोरी को महल में बुलाया। उस अघोरी ने राजा को कुछ बताया। राजा के चेहरे पे एक मुस्कान और एक कुटिल रहस्य फैल गया। अगली अमावस्या की रात राजा गुपचुप निकले। सिर्फ मंत्री अलकानंद, 4 सैनिक और 2 मजदूर उनके साथ। मजदूरों के कंधे पे बांस था। बीच में एक पोटली बंधी हुई थी और पोटली में एक जिंदा इंसान था, एक चोर जिसे बलिदान के लिए चुना गया था। जंगल के बीच से गुजरते हुए पोटली हिलने लगी। अंदर से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वो नहीं हूँ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं अधिराज। ये आवाज चोर की नहीं थी, ये अधिराज की आवाज थी। सैनिक घबरा गए। एक एक करके मशाले बुझने लगी और सैनिक गायब होने लगे। मजदूर रोने लगे। अब बस 2 ही सैनिक बच गए थे वहां पे, और 2 सैनिक ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। मंत्री अलकानंद ने कहा, चुप रहो, चलते रहो, महाराज जानते हैं क्या करना है। एक पुराना मंदिर सामने था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक अघोरी बैठा हुआ था। पोटली खोली गई, पर अंदर एक चोर ही था। उसकी आंखें सफेद थी और होठ नीले पड़े हुए थे, पर पोटली खोलते ही पीछे वही काला साया नजर आया। राजा चीखे, ये क्या हो रहा है? मंत्री अलकानंद ने धीरे से कहा, महाराज, साया हमेशा से आपको चाहता था। रानी तो सिर्फ जरिया थी, बेटा सिर्फ चारा। असली शिकार आप हैं महाराज, भागिए यहाँ से। राजा तलवार उठा के चिल्लाए, लेकिन साया उन पर टूट पड़ा और एक ही पल में वो उनके शरीर में समा गया। मंदिर में मसाले बुझ गए। अंधेरे में आवाजें गूंज उठी। राजा भीषण राय और उनके सैनिक कभी वापस नहीं लौटे। वहां से जैसे तैसे अलकानंद भाग के बाहर निकला और मधुपुर का राजवंश धीरे धीरे खत्म हो गया। आग की लपटें धीमी हो रही थी। मजदूर सामने ही बैठे हुए थे। तभी वहां इंजीनियर साहब पहुंचे। इंजीनियर साहब को उस जगह का काम कराना था।
वहां एक पुरानी रेल लाइन की मरम्मत का काम चल रहा था। क्या बात है दादा ठाकुर, राजा की कहानी सुना रहे हैं क्या? मुझे भी यहाँ के गांव वालों से आधी अधूरी कहानी का पता तो चला है। आइए इंजीनियर साहब, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए और पूरी कहानी सुनिए। फिर एक युवक ने पूछा, दादा तो क्या रानी ने ही अपने बेटे को मरने दिया? दादा ठाकुर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि वो उस साये के वश में थी। उसने ही अधिराज को खुद पानी में जाने दिया था और मरने से पहले उसी ने अधिराज की माला निकाल ली थी। उस आत्मा ने अपना बदला ले लिया था। पूरा राजवंश खत्म हो गया और उस रात वहां से बस अर्कानंद ही बच के बाहर निकल पाया था, वो भी बहुत बुरे हाल में। फिर दूसरे आदमी ने पूछा, फिर बाद में क्या हुआ? दादा ठाकुर ने लंबी सांस ली और कहा, यह दौर था सन 1700 के आसपास का। मधुपुर धीरे धीरे उजड़ने लगा। लोग महल से दूर रहते। रात को अक्सर पोटली घसीटने की आवाज आती, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की चीख। कुछ चरवाहे और किसान वहां गए पर कभी लौट के वापस नहीं आए। महल खंडहर बनने लगा। लोग कहते, यहाँ जो भी बसेगा उसका खून बहेगा। समय थोड़ा और बीता। मधुपुर का महल अब बस खंडहर बन गया था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये जमीन शापित है, यहाँ जो भी बसेगा उसका खून बहेगा। दादा ठाकुर की आवाज भारी हो गई। उसने कहा, फिर आया गोरे साहबों का वक्त। ब्रिटिशर्स ने यहाँ रेल लाइन बिछाने की सोची। रेल की पटरी डालनी थी और वो महल के रास्ते में आता था, पर तब तक महल लगभग जमीन में मिल गया था। बस कुछ पत्थर और कुछ ईंटें बच गई थी महल की। पर किसी को ये पता नहीं चला कि अर्कानंद का क्या हुआ और राजा के खजाने का क्या हुआ था। सब लोग सांस रोक के सुन रहे थे। चांदनी अब पेड़ों के बीच से और भी ठंडी लग रही थी। दादा ठाकुर ने आंखें उठाई और कहा, गोरे इंजीनियर ने कहा था, ये तो बस खंडहर है, इसे साफ करो, यहीं से रेल की पटरी गुजरेगी। लेकिन गांव वालों ने समझाया, साहब ये जगह शापित है, इसे छेड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। पर गोरा हंसा और बोला, हमको भूत प्रेत से डर नहीं। पर शायद अंग्रेज को कुछ और भी पता था। उसके मन में एक योजना थी जो शायद उसका भाग्य बना भी सकती थी या फिर पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। दादा ठाकुर चुप हो गया। आसपास के लोग बस बैठे हुए सन्नाटे में थे और सुन रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका नाम क्या है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा है। और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। एंड मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।